चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आज समय देने के लिए और इन सारे मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए एक बार रुक करते हैं मार्केट्स पर। अब देख लेते हैं कि हमारे टेक्निकल एनालिस्ट क्या राय बना रहे हैं, उन्हें किस तरह से आप बाजार में इस वक्त ट्रेडिंग के मौके दिख रहे हैं। हमारे साथ कविता है, हमारे साथ राजेश पालविया है और हमारे साथ है श्रीकांत चौहान। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कविता, आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रही हैं, वेलकम टू आवर पैनल। सबसे पहले आप ही के व्यू से शुरुआत करना चाहेंगे कि आप क्या व्यू देख रही हैं। एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कोई पुल बैक बाजार आज दिखाएगा, लेकिन बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई दिया। क्या साइंस आपको यहाँ से मिल रहे हैं? मैं इस पे बताना चाहूंगी कि जैसे बेसिकली मॉर्निंग में अगर हम देखें तो मॉर्निंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि जो बैंक निफ्टी था वो ऑलमोस्ट निफ्टी के कंपैरेटिवली थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल दे रहे थे, क्योंकि अगर हम लास्ट क्लोजिंग पे देखें लाइक फ्राइडे का, तो फ्राइडे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने बहुत पुल बैक देने की कोशिश की, ऊपर गया। और आज अगर आप देखेंगे तो आज एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट 1% ऊपर थी, मतलब 1300 लेवल्स के ऊपर खुली है एचडीएफसी बैंक, जो कि अच्छा सिग्नल था। तो लग रहा था कि निफ्टी तो ऑब्वियसली सुबह से लाइक बियरिश ही थी, मतलब उसमें काफी मतलब वीकनेस बनी हुई थी, बट बैंक निफ्टी में एक लग रहा था कि बैंक निफ्टी हो सकता है ऊपर की तरफ जाएगा। उस बैंक निफ्टी ने एक बार ट्राई भी किया लाइक 32,800 के लेवल्स को टच करने के लिए, जो कि बैंक निफ्टी का अभी अगर हम देखें, मैं अगर पूरी एनालिसिस की बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो है वो 32,800 का लेवल्स काफी अच्छे तरीके से इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह उसने होल्ड किया हुआ है। और वंस बैंक निफ्टी लाइक 33,000 के लेवल के ऊपर अगर क्रॉस करती है तो हम एक इनिशियल मतलब थोड़ा ऊपर देख सकते हैं बैंक निफ्टी को, बट स्टिल मैं अभी कंसीडर करूंगी देखते हुए कि बैंक निफ्टी ने उस लेवल को नहीं टच किया और बैंक निफ्टी अपने फ्राइडे के लेवल्स पे आ चुकी है फिर से, जो कि 32,600 लेवल्स है। तो अभी के लिए मुझे ये लगता है कि कंसिडरेबली हमें हर सेल ऑन राइज करना चाहिए। हर बार जब हमें एक अप मूव दिख रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए हमें सेलिंग करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली जैसे ही बैंक निफ्टी अगर एक बार 33,000 के लेवल को क्रॉस करती है और हमें दिखता है कि उसके ऊपर वो सस्टेन कर रही है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा आएगा 33,500 का लेवल, तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि हम एक बुलिश व्यू क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली निफ्टी में जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी अभी भी बियरिश है और निफ्टी ने अपना जो मेजर सपोर्ट था 15,650 का वो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है लास्ट थर्सडे को, एक्सपायरी के दिन, जिस दिन हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। और स्टिल निफ्टी ऑलमोस्ट 15,300 के लेवल्स पे ही ट्रेड कर रही है। तो निफ्टी काफी हद तक बियरिश है। इसके अगर हम क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस को देखें तो ये ऑलरेडी लाइक 50, 200, 100 डीएमए से नीचे ही ट्रेड कर रही है, जो कि निफ्टी के लिए बहुत वीक सिग्नल है। तो निफ्टी को भी मैं एज अ सेल ऑन राइज की तरह ही यूज करूंगी अनटिल एंड अनलेस निफ्टी जो है कि 1500-650 के ऊपर ना सस्टेन करे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो मैं देखूंगी वो है 1500-800 का, 15,800 का। तो ये बेसिकली मेरा व्यू है अभी फिलहाल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी आज के लेवल्स को देखते हुए। तो क्लियरली ये नजरिया निफ्टी बैंक निफ्टी पर 33,000 के पार ही बैंक निफ्टी में कोई ट्रैक्शन बनता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके अलावा फिलहाल सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी पर बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। चलिए हमारे साथ राजेश जी भी जुड़े हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। जिस तरह का ट्रेंड, जिस तरह की तस्वीर फ्राइडे सेशन में हमने देखी थी जहां पर बैंक निफ्टी परफॉर्म करा तो निफ्टी में कमजोरी थी, उसका ऑपोजिट आज देखने को मिल रहा है। निफ्टी में हम देख रहे हैं ऑफकोर्स एक टाइट रेंज में कामकाज है, लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले परफॉर्मेंस नजर आ रही है। आपके हिसाब से आज ट्रेडिंग रेंज इंपॉर्टेंट कौन सी है? गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, निफ्टी में अगर अभी हम डेटा देखें तो डेटा में 15,300, 400 और 500 की स्ट्राइक में कॉल राइटर्स अभी भी आज भी एक्टिव है, जिससे ये लगता है कि काफ़ी नैरो रेंज में ही हम निफ्टी को भी ट्रेड करते हुए दिखेंगे। 15,200 पे पुट राइटर्स भी आज के सेशन में अपनी पोजीशंस बनाते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट में जो करेक्शन था, बड़ा करेक्शन, वो ऑलरेडी एक बार हमने यहाँ पे प्राइस्ड इन होते हुए देखा है। हमें लगता है कि कुछ समय के लिए मार्केट एक टाइट रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जरूर एक सरप्राइजिंग आज काफ़ी बड़े करेक्शन आज देखने को मिले हैं, स्पेशली मेटल स्टॉक्स या दूसरे स्टॉक्स में भी आज काफ़ी बड़े कट देखने को मिले। तो हमें लगता है निफ्टी में यहाँ पे 15,200 से लेके 15
1350 ये एक छोटा ही रेंज हमें लगता है टाइम बीइंग के लिए ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। जो मेजर रिवर्सल पॉइंट है हमें लगता है जब तक 15400 के लेवल को हम क्रॉस नहीं करते, जब तक रिवर्सल या यहाँ से थोड़ा सा एक कंफर्ट बाइंग जोन जिसको बोलते हैं वो अभी आते हुए यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो एक मोटा मोटा रेंज अगर हम बात करें तो 15200 15400 एक रेंज लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इस वीक की एक्सपायरी में। अभी हमें लगता है कि अगर 15350 के आसपास आता है तो वहाँ अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट करने की 15400 के स्टॉप लॉस से। लोअर साइड पे 15200 के आसपास अगर आता है तो वहाँ वापस से अपनी पोजीशन कवर करें, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट जैसा बनते हुए दिख रहा है न्यू टर्म डेटा के हिसाब से। साइमल्टेनियसली बैंक निफ्टी में बात करें तो आज जरूर अटेम्प्ट कर रहा है बैंक निफ्टी 32,700 800 के जोन को क्रॉस करने की। हमें लगता है अगर वो लेवल आज डिसाइसिवली क्रॉस होते 32,800 के ऊपर अगर हम क्रॉस होते तो हमें लगता है थोड़ा सा बैंक निफ्टी में पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 33,100 200 की तरफ भी लेके जा सकता है। बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पे करंट लेवल के साथ से 32,450 ये एक स्टॉप लॉस है। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होते हमें लगता है कि छोटे मोटे पुल बैक इसी तरीके से आते रहेंगे ड्यूरिंग द डे और एक टाइट रेंज में ही मार्केट में ट्रेड होते हुए दिखेगा। काफी स्टॉक सेंट्रिक मार्केट आज प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है इंस्टेड ऑफ इंडेक्स अभी जो फोकस करना चाहिए वो स्टॉक स्पेसिफिकली फोकस करें, तो वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें लगता है कि ट्रेड की यहाँ पे मिलते हुए दिखेगी। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग मार्केट हो गया। एक तरफ देखिए आप पिडिलाइट, एशियन पेंट्स 5% ऊपर हैं, कमोडिटी यूजर्स क्योंकि इनका बहुत बड़ा हिस्सा कमोडिटी से आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो सब। और उसी तरफ खैर स्टॉक्स लाइक जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखिए क्या जबरदस्त 12% उतरा हुआ है, बहुत ही स्ट्रेंज है क्योंकि उससे तो कोई कमोडिटी से कोई मतलब नहीं है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को क्या रीजन हो सकता है 12% नीचे आने का? वेदांतम समझ में आ रहा है, ऑयल एंड गैस समझ में आता है, बहुत सारी रिफाइनिंग नीचे हैं। श्रीकांत आ गए हमारे साथ वापस। श्रीकांत, क्या ट्रेडिंग आइडियाज बन रहे हैं आपके स्क्रीन पे आज? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए हमें लगता है कि निफ्टी बिल्कुल एक रेंज के अंदर है और जब तक इस रेंज को निफ्टी क्रॉस नहीं करता है 15,400 या नीचे में 15,180 तब तक स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। लेकिन जैसे एक्टिविटी बनी है मार्केट की, एक बात काफ़ी क्लियर है कि क्रूड के जो एक प्राइजेस दामों में जो एक नरमी आई है उसकी वजह से थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच आ गया है। वापस एफएमसीजी आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी तेजी बन रही है और जो ग्रोथ, जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, कमोडिटीज स्पेशली, उन सभी में सेल ऑफ बना हुआ है। हमें लगता है कि अगर करंट लेवल से अगर कुछ ऐसे ही अगर स्टॉक्स ढूंढने हैं तो हमें लगता है कि इस लेवल से अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को शॉर्ट किया जा सकता है जो तकरीबन 2530 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये एक स्टॉक अपने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में आ चुका है और अगर यहाँ से अगर ये गिरता है तो 2530 के करीब जो रिलायंस ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक 2450 2440 के लेवल्स के करीब आ सकता है। तो करंट लेवल से रिलायंस को शॉर्ट करके चले जो 2530 के करीब चल रहा है। स्टॉप लॉस रखे 2560 का, टारगेट्स रखे 2450 2440 का। और अगर लॉन्ग साइड पे अगर कुछ ट्रेड बनाने हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है और मिक्स्ड है, तो इस लेवल से हमें लगता है कि जुबिलेंट फूड में फोकस किया जा सकता है क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है और ये स्टॉक करेक्टेड लेवल्स पे है। तो 490 480 के रेंज में इसे लॉन्ग का एक ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे 475 के करीब का और टारगेट्स रखे 520 से लेकर 530 के। खाने पीने का मूड है मार्केट का अभी इस वक्त। स्टॉक्स लाइक जुबिलेंट फूड, ब्रिटानिया, एचयूएल, ये स्टॉक्स फिर भी चल रहे हैं। सो यहाँ पर अभी जो हम थीम भी एक डिस्कस कर रहे हैं आज, वही थीम आपको फिर से अब दिख रही है। जुबिलेंट फूड सुबह भी हमने ट्रैक किया, इट इज स्टिल परसिस्टिंग और सारे गेन्स कमोडिटी यूजर जहां जहां भी प्राइसेस फॉल का आपको रिएक्शन दिख रहा है वो क्लियर। हमारे गाँव में बोलते थे कि खाया पिया ही काम आएगा, बाकी कोई कुछ लेके जाएगा नहीं। वही बाजार में भी हाल हो रहा है, जो मजे हो रहे हैं खाने पीने की चीजों में, स्टॉक्स में कुछ हो रहा है। चलिए राजेश, आप क्या स्टॉक्स दे रहे हैं? तो देखिए प्रियंका जी, एक स्टॉक बाय का, एक शॉर्ट साइड का। तो बाय में जो स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो फार्मा स्पेस से डिवीज लैब को। काफी समय से अगर हम स्टॉक को देखें तो लोअर बैंड पे स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद 3500 3480 के आसपास स्टॉक ने काफी समय बिताया और जिस तरीके से इसके प्राइस पैटर्न बन रहा है हमें लगता है स्टॉक में एक अपसाइड का मूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। तो हम यहाँ पे डिवीज लैब में बाय करने की सलाह देंगे
हमें लगता है जिस तरीके की सेटअप बनी है स्टॉक में 3580 3600 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, तो 3485 के स्टॉप लॉस से डीवीज लैब बाय करने की सलाह। शॉर्ट साइड में जो स्टॉक है वो है बैंकिंग स्टॉक्स पे से, और उसमें हमें पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक का सेटअप यहाँ पे वीक लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ के अब स्टॉक में जो मंथली और डेली चार्ट पे जिस तरीके से वीकनेस यहाँ पे अब एक्सटेंड होते हुए दिख रही है, हमें लग रहा है ये स्टॉक को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। करंट लेवल से हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इसमें करीब 179 के आसपास का, और कैनरा बैंक फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है 164 के टारगेट के लिए। तो क्लियरली डिविज लैब इस काउंटर में पॉजिटिव साइंस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी के मौके राजेश जी की तरफ से 3600 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। इनफैक्ट यहाँ पर लेबोरेटरी, हेल्थ केयर, फार्मा स्पेस की अगर बात करें वहां पर हम मूवमेंट देख भी रहे हैं। वीकेंड के दौरान भी फार्मा से जुड़ी कई सारी कंपनियां थी जो कि खबरों के दम पर फोकस में रही। कविता, कमिंग बैक टू यू, आप बताइए आपके ट्रेडिंग पिक्स कौन से होंगे आज के लिए? तो देखिए, जैसे कि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का बताया, तो निफ्टी मुझे अभी भी जैसे कि बियरिश लग रहा है, तो मैं एज अ ऑप्शंस में बताऊंगी कि एज अ ऑप्शन सेलर मैं अभी भी जैसे 15300 के ऊपर निफ्टी अभी भी ट्रेड नहीं कर पा रही है, तो मैंने इस वीकली एक्सपायरी के लिए 15,400 का ऑप्शन जो है वो सेल करने के लिए मैंने वो किया है, ऑप्शन सेल करने का मैं राय दूंगी। एंड बैंक निफ्टी में ये है कि 33,500 का मैंने आज सुबह ही ऑप्शन सेल किया था 100 रुपीज में, और मैं अभी देना चाहूंगी लाइक 33,200 से लेके 33,500 तक के हम कोई भी ऑप्शन सेल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं देख पा रही हूँ मुझे अभी फिलहाल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही वीक लग रहा है, तो मैं सेल ऑन राइज ही कर रही हूँ। तो इस वीकली एक्सपायरी के लिए मैं ये दोनों कॉल्स देने चाहूंगी, जो कि 15,400 ऑलमोस्ट 100 रुपीज पे जैसे ही राइज हो तो हम सेल ऑन राइज करेंगे। एंड सिमिलरली 33,500 अगर कोई सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं तो 33,500 वो सेल कर सकते हैं 75 के अराउंड एज एन ऑप्शन सेलर, एंड 33,200 भी सेल कर सकते हैं 130-140 के अराउंड इस एक्सपायरी के लिए। ऑलराइट, जरा इधर एफएमसीजी काउंटर्स की बात करते हैं थोड़ा। पिडिलाइट, एशियन पेंट जो सबसे बड़े क्रूड के यूजर्स हैं और 2-3 क्वार्टर तक प्रॉब्लम रही उनमें, श्रीकांत इन दोनों जरा स्टॉक प्राइस हमारे लिए चार्ट पर चेक करके बताएं, क्योंकि टॉप से काफी नीचे है ये। अगर इनका 2 साल का व्यू देखिए एशियन पेंट्स का या पिडिलाइट का, और अब यहाँ रिवर्सल आ रहे हैं, लोगों को कंफर्ट भी आ रहा है इसको बाय करने में। डायरेक्टर साहब दिखाइए जरा लास्ट 1 साल या 2 साल का एशियन पेंट्स और पिडिलाइट। आज तो 3% ऊपर है, मैं लंबे अवधि का चार्ट के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो आपको लगता है कि इसमें और थोड़ी रैली बन सकती है अगर इसी तरह कमोडिटी गिरता रहा? श्रीकांत। बिल्कुल, तो देखिए अजय जी, अगर एशियन पेंट्स और पिडिलाइट की बात करें तो दोनों क्रूड से डायरेक्टली कोरिलेटेड है। अगर क्रूड में अगर एक सेल ऑफ बनता है तो इसमें भी आई मीन टू से जैसे ही क्रूड में वीकनेस आती है तो इनमें एक रिबाउंड आता है। अगर क्रूड बढ़ते हैं तो ये स्टॉक्स गिरते हैं, और इस वजह से हमें लगता है कि अगर क्रूड में एक जो वीकनेस आई है और लगता है कि कुछ दिन और परसिस्ट हो सकती है, तो हमें लगता है कि ये जो दोनों स्टॉक्स हैं इन दोनों में शॉर्ट कवरिंग बनेगी। क्योंकि सबसे पहले क्या कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्टॉक वैसे एक्सपेंसिव रहते हैं, और अगर मार्केट गिरने लगता है तो उसमें एक शॉर्टिंग बनती है। साथ ही साथ अगर क्रूड में अगर एक जो एक्सपेक्टेशंस थे कि शायद ये $125-130 के करीब जाएगा, वो जो बिल्टअप हुआ था एक्सपेक्टेशन, उसके पीछे जो शॉर्ट बना था पोजीशन, वो भी मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग में शायद जा सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा बाउंस बैक आ जाएगा, लेकिन यस, करंट लेवल से अगर रिबाउंड अगर होता है स्टॉक तो 2650 वाला स्टॉक वापस 2750 हो सकता है एशियन पेंट्स। तो वेरी शॉर्ट टर्म में आज के लोज के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है, और आज के जो लोज है वो तकरीबन 2590 के करीब के हैं। तो एशियन पेंट्स को लॉन्ग किया जा सकता है, या तो अगर आपके पास अगर पोजीशंस है तो 2750 के करीब इसमें पोजीशन आप कम कर सकते हैं। और पिडिलाइट की अगर बात करें तो हमें लगता है कि पिडिलाइट वैसे देखा जाए तो काफी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर कहा जाएगा, क्योंकि इसमें सेल ऑफ बना है लेकिन स्टॉक फिर भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब होल्ड हो रहा है। तो ये यहाँ पे भी हमें लगता है कि 2050 से लेकर 2150 की रेंज रहेगी, और वापस एक बार 2150 के करीब इसमें कुछ पोजीशंस को कम किया जा सकता है। तो इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक रिबाउंड देखने मिलेगा, लेकिन अगर क्रूड 100 के करीब अगर आता है तो फिर शायद इनमें एक सस्टेनेबल रैली बनेगी। ऑलराइट, शुजाउल रहमान CEO गरवारे टेक्निकल फाइबर्स के हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
बात करने के लिए अपने बिजनेस की। और गरवारे टेक्निकल आप व्यूअर्स आप याद रखिएगा कि ये स्टॉक काफ़ी फेमस हुआ था अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल्स जब मार्सेलस ने इसको ऐड किया था अपने पोर्टफोलियो में। मिस्टर रहमान, शुक्रिया बात करने के लिए। कैसा चल रहा है बिजनेस, ज़रा बताएं आप। बात आ रही है कि मार्जिन आप काफ़ी एम कर रहे हैं बढ़ाने के, अपने बिजनेस के मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ एक्विजिशन भी रडार पे, कुछ बताइए ग्रोथ को कैसे एम कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने अपॉर्चुनिटी बुलाया हमको अपने शो पे। देखिए, मार्जिन हमारा Q4 में अच्छे लेवल पे आ गया था। जो इफेक्ट होता है कमोडिटी प्राइस का वो हमने पास थ्रू किया, उससे हमको थोड़ा बेनिफिट हुआ मार्जिन में। M&A की बात काफी दिन से चल रही है, काफी एडवांस स्टेज पे डिस्कशंस हैं, लेकिन अभी कुछ मैं बोल नहीं सकता क्योंकि M&A में कभी होता है कभी नहीं होता, कुछ कह नहीं सकते। बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं M&A की। जहां तक ओवरऑल बिजनेस का आउटलुक है, हमारा ओवरऑल ऑर्डर बुक अच्छा है क्योंकि क्रूड अभी पिछले एटलीस्ट हमारे जो रॉ मटेरियल है HDP और प्रॉपर्टी में पिछले कुछ दिन से नहीं बढ़ा है, तो स्टेबिलिटी हमको ऑलवेज हेल्प करती है क्योंकि हम जब प्राइस इंक्रीज पास करते कस्टमर को थोड़ा लैग हो जाता है, तो अब क्योंकि स्टेबल है तो हमको थोड़ा इसका एडवांटेज मिल रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव जैसा मैं समझता हूँ। राइट, रहमान साहब ये बताइए कि नेक्स्ट 12 से 18 महीने में आपका बिजनेस कितना बढ़ सकता है, जिस हिसाब से आप एम कर रहे हैं इंटरनल प्लानिंग के हिसाब से, क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट टारगेट आपने एस्पिरेशन लेवल पे टारगेट कर रहे हैं आप? देखिए, वैसे तो हम लोग आउटलुक बताते नहीं क्योंकि लिस्टेड कंपनी का हम लोग आउटलुक नहीं बता सकते, बट फिर भी हमारा एम ये रहेगा कि हम मार्जिन जो है हेल्दी डबल डिजिट से ग्रो करें और टॉप लाइन समझ लिए लो सिंगल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट और मे बी जस्ट टचिंग डबल डिजिट, ये हमारा आउटलुक है। बट अभी तो सिचुएशन काफी वोलेटाइल चल रही है तो कुछ कहना मुश्किल है, बट हमारा एम तो ये रहेगा कि हम डबल डिजिट मार्जिन ग्रो करके रखें जो, और हमारा मार्जिन जो है जिस लेवल पे उसको मेंटेन करेंगे। बढ़ने की उम्मीद कम है लेकिन मेंटेन करने का हमारा पूरा प्लान है। मिस्टर रहमान, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और अपने कारोबार को विस्तार से हमें समझाने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो गरवारे टेक्निकल फाइबर्स कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, पर्टिकुलरली वॉलेटिलिटी जो कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में देखने को मिल रही है, सप्लाई चेन कंसर्न्स है, इस पर स्टॉक किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से इनके कामकाज पर असर पड़ता हुआ दिख सकता है, मार्केट शेयर को लेकर भी कंपनी का आउटलुक आगे क्या है ये हमने समझने की कोशिश की। हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक में एक मूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। राजेश जी, गरवारे टेक्निकल फाइबर्स एक बार आप देखें और इस पर अपनी राय दीजिए। यहाँ पर जिस तरह से कंपनी के फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से अभी हमने बातचीत की है, टेक्निकली चार्ट चेक कर बताएं। मानसी, देखिए स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा स्टॉक करेक्शन का दौर चलते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने एक महत्वपूर्ण लेवल के आसपास अब यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो करीब 2700 के आसपास है। अगर वो लेवल को होल्ड करता है तो वहाँ से देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक में वापस से पुलबैक का यहाँ पे ट्रेड बनते हुए दिख सकता है। स्टॉक में अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक एक बुलिश जोन में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक करेक्टिव फेज यहाँ पे हमें कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। स्टॉक थोड़ा लो वॉल्यूम है तो हमें लगता है कि यहाँ पे 2700 के आसपास का लेवल का वेट करना चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वहाँ तक अगर ये स्टॉक अवेलेबल होता है तो उस रेंज के आसपास यहाँ बाय करें, स्टॉप लॉस रखें वहाँ पे करीब 2650 के आसपास। अपसाइड में अगर हम बात करें तो जब तक ये स्टॉक में 3020 3030 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, थोड़ा कंसोलिडेशन या एक थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर बना रहेगा। जैसे ही स्टॉक में 3050 के लेवल क्रॉस होंगे, स्टॉक वापस एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। फिर इसमें आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है कि 3500-3600 तक की भी अपसाइड आते हुए दिखेगी, बट हमें लगता है थोड़ा करेक्टिव फेज है, डिप्स का वेट करें बाय करने के लिए। कविता, आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा। बंधन बैंक आज 8 से 10% नीचे है। क्लियरली कुछ विजुअल्स भी आपने देखे होंगे और वो भी हम खबर चलाएंगे। ओहो 11% नाउ, जरा एक साल का ग्राफ लेके आइए। और ये तब हुआ है जब लास्ट 2 क्वार्टर बहुत ही स्ट्रांग रहे थे। अभी ये खबर जो आ रही है कि असम में जो जिस तरह का फ्लड सिचुएशन हो गया है वहां से कुछ नहीं तो 40-45% रेवेन्यूज उनका वहीं से आता है अभी भी असम से, हालांकि वो धीरे धीरे रिड्यूस करना चाहते हैं। और जहां से घूमा है करीब 350 से, वो उसका एक रेजिस्टेंस भी है कहीं ना कहीं। अगर चार्ट्स पे देखें आज 11% नीचे। मैनेजमेंट का ये मानना है कि वर्स्ट इज ओवर। लास्ट 2 क्वार्टर की कमेंट्री बहुत सॉलिड आई थी। अगर किसी को इसके अंदर मिस कर गए थे वो रैली और वो लेना चाहते हैं वापस, तो कौन से लेवल्स पे एंट्री का सोचना चाहिए कविता? बंधन बैंक कविता,
आपके अल्फाज हमारे तक पहुंच नहीं रहे हैं। अच्छा, सॉरी, आई वाज इन म्यूट। सॉरी, तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि इस पे काफी बड़ी गिरावट आई है, लाइक इसका ऑलमोस्ट RSI 10 के नीचे दिख रहा है। तो अगर मैं इसका एक मंथली चार्ट में चेक करके आपको बताती हूँ इसे, तो क्या लेवल्स टू वॉच आउट फॉर, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए? तो लेवल्स अगर मैं देखूं तो देखिए 256 के अराउंड, क्योंकि मुझे अभी ये लग रहा है कि अभी इसमें अभी भी इस पे गिरावट रहेगी, तो अराउंड 256 के अराउंड मैं सोच रही हूँ कि इस पे हम एक एंट्री ले सकते हैं, 250 से 256 के अराउंड। अगर हम इसका मंथली चार्ट वाइज ले, एक वीकली में देखती हूँ मैं से, यस, सो इस लेवल्स पे हम एक एंट्री ले सकते हैं। अभी 25 रुपए का डाउनसाइड लेके काम करना चाहिए बंधन बैंक में। सिचुएशन काफी खराब है, आपको एक बार थोड़ा सा ऑन ग्राउंड फ्लेवर दिखवा देते हैं। अनफॉर्चुनेट है, बट फंडामेंटल कितने इंपैक्टेड होंगे ये भी कहना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन आपको बताएं वहां पे असम में कितना बुरा हाल है। आप दिखा सकते हैं मछलियां पकड़ रहे हैं, क्योंकि राशन जो है कम्प्लीटली खत्म हो चुका है और इसलिए मछली पकड़ के ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। इन लोकल का यही मानना है। बहुत ही नाजुक परिस्थिति अभी आसाम में, क्योंकि लगभग 31 लाख लोग अभी भी बाढ़ के ऊपर प्रभावित है और अब तक जो है 62 लोगों का डेथ हो चुका है सिंस अप्रैल, और लास्ट वीक से 25 लोगों का जो है जिन्होंने अपने जान गंवा दिया है इन फ्लड्स के वजह से और लैंडस्लाइड के वजह से। सो परिस्थिति जो है बहुत ही दिक्कत है। हम अभी जो है मौजूद है नेशनल हाईवे 37 में, और नेशनल हाईवे 37 जो है इसको कहा जाता है लाइफलाइन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये जो हाईवे है ये कनेक्ट करता है दिल्ली और उत्तर पूर्व के अलग अलग राज्यों को। और ये जो नेशनल हाईवे है आप देख सकते हैं खाली एक तरफ चल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है नेशनल हाईवे कम्प्लीटली बंद हो चुका है। दूसरी तरफ कम्प्लीटली बंद हो चुका है। हम अभी आपको दूसरी तरफ हाईवे का नज़ारा दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं हाईवे जो है यहाँ पे ये पूरा हाईवे जो है बंद हो चुका है, क्योंकि जो है ये अदर साइड आप देख सकते हैं पूरा हाईवे बंद हो चुका है, क्योंकि पानी जो है पूरा अंदर आ चुका है हाईवे के अंदर, और इसी वजह से जो वन साइड ऑफ द हाईवे पूरा बंद करके रखा है। बहुत बुरा हाल है, मतलब कितना बुरा हाल है ये। इतने सालों से असम और ये उड़ीसा वाला जो एरिया जोन है यहाँ पे हाई हर साल आता है। These are some states जिनको सही में आप लगता है कि क्या कोई वहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, कुछ है कुछ क्या? तो लेकिन अभी जैसा कि इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर आप सिचुएशन ग्लोबली भी देख रहे हैं, आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी, श्रीलंका में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, और अभी आप यहाँ क्या बिहार की भी तस्वीरें आएंगी कुछ टाइम के बाद जब फ्लड की आती है। इनफैक्ट अजय, आज हम जब सारे रिसर्च रिपोर्ट्स देख रहे थे हम यही सोच रहे थे कि असम फ्लड्स एक ऐसा पैरामीटर है जो कि हर रिपोर्ट में कभी भी ड्यूरिंग मॉनसून बातचीत होती है उसकी, और बेचारे बंधन बैंक के स्टॉक को हर बार इसी बात पे उसकी पिटाई भी होती है, इसीलिए वो असम से अपना धीरे धीरे कम कर रहे हैं। एनीवेज आगे चलते हैं और हम बात करते हैं लास्ट आवर ऑफ ट्रेड की। एक पॉइंट है राजेश, अगर हम एक बार के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी साइड में रखें तो मेरे को नजर ये आ रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप की आज भयंकर पिटाई हो रही है। तो निफ्टी और ये आपके एफएमसीजी के कुछ स्टॉक्स अगर होल्ड कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को, बट मिड कैप स्मॉल कैप की तो बहुत जबरदस्त, वहां तो डाउन सर्किट लगे हुए हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। वहां क्या हो रहा है, कैपिचुलेशन के साइंस हैं क्या? बिल्कुल आज डिफरेंट इन्वायरमेंट मार्केट में बना हुआ इंडेक्स तो हमें फ्लैट दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी बड़ी करेक्शन आज बनते हुए दिख रही। मेटल स्पेस में काफी बड़े आज डीप कट देखने को मिले। इवन बैंकिंग स्पेस में भी देखें तो बंधन बैंक अभी आप डिस्कस कर रहे थे, काफी बड़ा कट इसमें भी आज आते हुए दिख रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे एक मेजर सेल ऑफ आते हुए दिखा। इवन कैश सेगमेंट के F&O सेगमेंट के अलावा अगर हम कैश सेगमेंट में भी बात करें तो काफी स्टॉक्स में एक कट देखने को मिला। इवन स्पेशली देखें तो पावर स्पेस में भी आज एक बड़े कट देखने को मिले। टाटा पावर को भी अगर आप देखें तो आज स्टॉक ऑलमोस्ट 9% के आसपास करेक्ट होते हुए दिख रहा है। तो आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, और स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे एक एग्जिट जैसा सीन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है काफी इन्वेस्टर या ट्रेडर एक इस वोलेटिलिटी के चलते कहीं ना कहीं स्टॉक्स में से एग्जिट होते हुए दिख रहे हैं, और ये कैपिचुलेशन की तरफ हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि
ये इंडेक्स अगर 15,200 के लेवल को तोड़ेगा तो और भी सेलिंग यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है अभी इस वीकली एक्सपायरी के हिसाब से। तो हमें लगता है 15,200 को भी यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक तो सेलिंग हो रही है। अगर 15,200 टूटेगा तो हमें लगता है बाकी जो स्टॉक्स आज होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सेलिंग हमें लगता है कि डाउन साइड कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, तो क्लियरली ये राय मिलती हुई दिख रही है। इनफैक्ट एक और स्टॉक है जिस पर श्रीकांत आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे, ITI लिमिटेड। इस स्टॉक में अच्छी तेजी आज हम देख चुके हैं, बढ़िया तेजी के साथ ये स्टॉक आज सुबह से ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप अभी भी देखेंगे 9% के अपमूव्स के साथ आज डे हाई स्टॉक में ट्रेड नजर आ रहा है। ITI लिमिटेड पर अपना नजरिया बताएं। अब देखा है ITI करीब 140-150 के करीब ये कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद एक लगातार बिकवाली है। वैसे ग्रेजुअल डिक्लाइन थी, लेकिन एक सेल ऑफ के बाद अभी 85 के करीब ये स्टॉक एक डबल बॉटम बना के एक रिकवरी का एक पैटर्न बना रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार इसने ऐसे रिकवरी के पैटर्न किया और अल्टीमेटली इसने लो को ब्रेक किया है। तो हमें लगता है कि इस बार भी केयरफुल रहना काफी जरूरी है। लेकिन अगर कोई भी अगर लॉन्ग पोजिशन अगर है तो हमें लगता है कि जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो तकरीबन 80 रुपीज के करीब का रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस। और यहाँ पे अगर कोई भी अगर लॉन्ग पोजीशन अगर है जिसका हम 80 रुपीज का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, उसके लिए जो टारगेट्स रखेंगे वो तकरीबन रखेंगे 96 से लेकर 100 रुपीज के करीब के। तो तकरीबन 96 से 100 के बीच में अगर ये स्टॉक अगर आता है तो वहां पे हमें लगता है कि एक बार पोजीशंस को कम किया जा सकता है, क्योंकि वो जो ब्रॉडर पैटर्न है मार्केट का वो अभी भी एक लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीरीज में चल रहा है। और इसी वजह से अगर कोई भी अगर रिबाउंड अगर हमें मिलता है तो हमें लगता है कि पोजीशंस को कम करना उचित रहेगा। इनफैक्ट ये बताना बहुत जरूरी है कि ITI चल क्यों रहा है। 8,000 करोड़ का MCAP है इसका और लास्ट रेवेन्यू 1100 करोड़ का है और 300 करोड़ का प्रॉफिट है। ये इसके अंदर कुछ खास बहुत ज्यादा बिजनेस अब रह नहीं गया है। आपको याद होगा श्रीकांत, बचपन में जो हम फोन उठा के घुमा घुमा के फोन करते थे, ये वही कंपनी है जो ये बनाती थी वो फोन। आपको याद है जो डायल करते थे, एक सर्कुलर सा उसमें नंबर लिखे रहते थे, टेलीफोन। एग्जैक्टली वो जो टेलीफोन का जो सिस्टम था वो ये कंपनी बनाती थी। अब आप जानते हैं क्या हुआ उस टेलीफोन का। लेकिन इस स्पेस के एक काउंटर्स तो आज चल रहे हैं। ये इसलिए चल सकता है क्योंकि डाइवर्समेंट की बात आई है। BEML नॉन कोर का डाइवर्स कर रहा है। इस कंपनी की बैलेंस शीट में बहुत सारा लैंड है। इस तरह की चीजें जो है ना एक्साइट कर देती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 1141 करोड़ के रेवेन्यूज है कंपनी के पिछले क्वार्टर से एकाएक बढ़ते हुए दिखे, तो ये एक तो इसमें दो पार्ट्स कर सकते। ये जो है ना आपका BEML जैसे सेंटर में ओके किया ना कि नॉन कोर को बेच देंगे और कोर को डेवलप करेंगे, उस चीज ने शायद इसको ट्रिगर किया होगा। या फिर आज देखेंगे फाइनेंस स्पेस अच्छा चल रहा है, बैंकिंग नहीं चल रहा। उसके रीजन क्या, एक रीजन हमने सुबह भी लिस्ट किया कि L&T फाइनेंस होल्डिंग, वहां पर भी एक न्यूज है क्योंकि जिसके चलते शायद एक रब ऑफ या फिर अंडर ओनरशिप HDFC जैसे स्टॉक्स दिन भर इन्होंने अपना मूव भी सस्टेन किया है। 3.25% तक की अभी मूव आपको दिखा रहा है HDFC लिमिटेड और पूरे फाइनेंस स्पेस में आपको इनफैक्ट आज HDFC बैंक ने भी, तो HDFC ग्रुप स्टॉक्स ने तो आज फिर भी परफॉर्म किया है, यहाँ पर फिर भी थोड़ा सहारा सपोर्ट दिया है। लेकिन जो दूसरी उम्मीद एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी, शायद टेलीकॉम आज बाउंस बैक IT शायद आज बाउंस बैक दिखाएगा, वहां से कोई खास मूव नहीं निकल कर आ पाए। दूसरे जो स्पेसेस से मेटल्स लगातार आपको ड्रैगर दिख रहे हैं, लगातार उसमें अभी भी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। लेकिन रिलायंस से भी आज कोई सपोर्ट नहीं मिला। बाजार में क्लियरली एक बहुत ही टाइट रेंज में जो कारोबार है राजेश, इसमें HDFC स्टॉक्स की कैसी मूव देख रहे हैं आप? आपको लगता है ये सस्टेन करेगी रैली दोनों स्टॉक्स में, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक? देखिए ऑलरेडी ओवरसोल्ड स्टॉक है और इंडेक्स कहीं ना कहीं एक साइडवेज है, तो ये स्टॉक जरूर एक कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं HDFC बैंक। तो देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से शॉर्ट करने में थोड़ा सा यहाँ पे हिचकिचाहट है जरूर ट्रेडर्स को। हमें लगता है कि दोनों ही स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी वीक है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म इवन लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अभी वीक जोन में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बट हमें लगता है थोड़ा सा ऐसे पुलबैक अगर आएगा भी, दोनों स्टॉक की बात करें, HDFC लिमिटेड में बात करें तो 2180 की तरफ अगर ये स्टॉक आता है तो वहाँ पे वापस इसमें एक सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिखेगा, क्योंकि स्टॉक का अगर हम सेटअप एनालाइज करें तो पिछले दिनों में जो गिरावट बनी थी वहाँ पे इसमें करीब 2200 से 2150 की रेंज में एक गैप एरिया बना हुआ है जो कि बेयरिश गैप एरिया है। जब तक वो गैप फिल नहीं होती, उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है,
छोटे मोटे जो पुल बैक है हमें लगता है वहां पे सप्लाई बनते हुए दिखेगा। सेम वे अगर हम HDFC बैंक को भी एनालाइज करें तो उसमें भी एक गैप एरिया, डाउनवर्ड गैप बना हुआ था जो कि करीब 1350 से लेके 1325 की रेंज में एक बना हुआ है। तो हमें लगता है पुल बैक जरूर आए हैं स्टॉक्स में क्योंकि काफी ओवरसोल्ड थे, तो थोड़ा सा पुल बैक का ट्रेड आते हुए दिख सकता है। 1 से 2% का अपसाइड यहाँ पे बन सकता है, लेकिन हमें लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी होगी वापस शॉर्ट करने की, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। और मार्केट में भी अगर हम देखें तो एज सच अभी भी इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंडेक्स में एज सच स्ट्रेंथ अभी कहीं भी नहीं देखने को मिल रही है। और हमें लगता है अभी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ये स्टॉक्स पे भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो स्टॉक में अभी फिलहाल अवॉइड करने की सलाह है। इस बीच आप एक डायग्नोस्टिक स्पेस के काउंटर लाइक डॉक्टर लाल पाथला आपको देखें, सुबह अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा सा तो मूव दिखाने की कोशिश कर रहा था। लाल पाथला अब आपको लगता है कंसोलिडेशन के फेज से निकल रहा है और यहाँ पर शायद अब अप मूव देख सकते हैं, या फिर आज जो बाउंस बैक है इसको कैसे देखें श्रीकांत? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी सिमिलर फॉर्मेशन है। इनफैक्ट कई सारे मिड कैप स्टॉक्स में एक सिमिलर फॉर्मेशन बन रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहा है। कई बार, कितनी बार भी हमने जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स में रिबाउंड देखा है, हर एक बार उसमें एक सेल ऑफ हुआ है। और लालपाथ लैब की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो ये वैसे देखा जाए तो काफ़ी डीपली ओवरसोल्ड स्टॉक है। और करंट लेवल से जैसे मुझे लगता है कि जो इसके प्रीवियस लोज थे तकरीबन इन द मंथ ऑफ कुछ देखे तो मई के आखिरी दिनों में जब ये स्टॉक गिर के कुछ 1800 के करीब गया था, तब काफ़ी अच्छे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम में है और काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ने एक रिवर्सल किया था। तो हमें लगता है कि फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज या फ्यू वीक्स जब तक ये स्टॉक अपने 1800 के लेवल्स को नहीं तोड़ता है, तब तक हमें लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस के साथ बने रहे। अगर आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशंस है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की चेष्टा ना करें, क्योंकि फाइनली ये जो फॉर्मेशन है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम का है। जब तक स्टॉक 2250 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता, तब तक हमें लगता है कि स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है वॉल्यूम और प्राइस को देखते हुए शायद ये स्टॉक 2100 या 2200 के रेंज के काफ़ी नज़दीक जा सकता है। तो जो भी पोजीशन है उसे होल्ड कीजिए, 1800 का स्टॉप लॉस रखें और 2200 या 2100 के करीब ये पोजीशंस को आप कम करके चल सकते हैं। 1800 के स्टॉप लॉस के साथ 2100 का पहला टारगेट, उसके बाद 2200 तक के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। डॉक्टर लाल पाथ लैब में 1996 के लेवल्स पर यहाँ पर ट्रेड नजर आ रहा है। एक और स्टॉक कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कैम्स, इस स्टॉक को टीवी स्क्रीन पर लेकर आइए। अच्छी तेजी के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी रजिस्ट्रार कंपनी मानी जाती है, इन्वेस्टर सर्विस बेसिकली प्रोवाइड करती है। कंपनी के मैनेजमेंट का ये मानना है कि घरेलू निवेशकों का जो सेंटिमेंट है वो ऐसे ही बरकरार रहेगा। फंडामेंटल्स, कंपनी के मैनेजमेंट काफी कन्विक्शन के साथ बातचीत कर रहे हैं। राजेश जी, कैम्स के स्टॉक में क्या लगता है एंट्री लेने के बारे में? पोर्टफोलियो में शामिल करने जैसा स्टॉक करीब 3% के अपमूव्स दिखा रहा है। बिल्कुल मानसी जी, काफी इंटरेस्टिंग सेटअप बनते हुए दिख रहा है कैम्स का। पिछले 4 महीने से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो 2300 रुपए से लेकर 2550 ये एक रेंज में ही पिछले 4 महीने से स्टॉक में मैक्सिमम टाइम ट्रेड होते हुए दिखे। हमें लगता है जिस तरीके के इसके सेटअप बन रहे हैं नियर टर्म चार्ट पे, जैसे जैसे यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन बनते जा रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक जैसे ही 2550 की तरफ बढ़ेगा और उसका लेवल को क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव वहां से बनते हुए दिख सकता है। तो एक काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन का दौर चलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 2550 इसके एक इमीडिएट टारगेट है, वो ही रिवर्सल पॉइंट होगा। अगर वो लेवल को सरपास करेगा तो फिर 2700 तक की अपसाइड भी इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिखेगी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है, बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। 2350 2300 के आसपास इसके स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में हमें लगता है ये स्टॉक में वापस से थोड़ा ही मार्केट स्टेबलाइज होते हुए दिखेगा। तो ये स्टॉक में हमें लगता है आगे आने वाले हफ्ते महीनों में 2700 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। तो ये राय 2700 तक के टारगेट्स कैम्स में आगे नजर आ सकते हैं। आइए एक बार आपको बताते हैं कैम्स के मैनेजमेंट, कैम्स के प्रेसिडेंट और सीईओ अनुज कुमार से जब हमने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा। जहां तक म्यूचुअल फंड मार्केट की बात है, आपने देखा होगा कि पिछले करीब 6 सालों में इसकी ग्रोथ काफी स्टडी एंड स्ट्रांग रही है। मैं आपको एक सिंपल मैट्रिक बताता हूं कि 3 साल के पीरियड में 10 लाख करोड़ एसेट्स का बढ़ना एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है। 2 बार इंडस्ट्री ने इसको पूरा किया है और हमारा ये विश्वास है कि इन्वेस्टर्स जितना ज्यादा इस इंडस्ट्री में आएंगे, जो कि वो आ रहे हैं, जितना वो सीरियस पैसा अपना कमिट करेंगे, अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कमिट करेंगे, जो कि वो कर रहे हैं, और जितने बाहर के ऑप्शंस, खासकर इंटरेस्ट बेरिंग ऑप्शंस कम अट्रैक्टिव होंगे या कम आकर्षक बनेंगे, इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते रहेंगे।
और ओवरऑल सेलिंग बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल एसेट्स का एक्सपेंशन अच्छा रहेगा। और हमारी आशा ये है कि जो पिछले 6 सालों में हुआ, क्योंकि वो सारे के सारे कारण और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, वो उतने ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, उनकी वजह से जो पिछली परफॉर्मेंस है पिछले 6 सालों की वो आगे भी दिखनी चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है। जहां तक हमारे शेयर का सवाल है, हमारा शेयर जब हमारी पिछली बार बात हुई थी तो करीब 69% के आसपास था। किसी एक महीने में या किसी एक क्वार्टर में अगर किसी म्यूचुअल फंड की, हमारे म्यूचुअल फंड की रैंक बढ़ती है या घटती है तो उससे शेयर में थोड़ा बहुत फर्क आता है, पर अभी ये ब्रॉडली उसी नंबर के करीब है, 69% के करीब। जहां तक यील्ड्स का सवाल है, आपको पता है कि जो पूरा प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो इस बात पे बेस्ड है कि जब म्यूचुअल फंड्स बड़े होते हैं, पहले से उनका जब साइज बढ़ जाता है या उनका आकार बढ़ जाता है तो उन्हें थोड़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग मिलती है हमारी तरफ से। तो एक छोटा सा जो डिप्रेशन इन यील्ड्स है, ये करीब पिछले 10-15 सालों से स्ट्रक्चर इस तरह से रहा है और आगे भी रहेगा, और ये बायर को मोटिवेटेड रखता है, तो आगे भी वही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। बट ओवरऑल हमको ये दिख रहा है कि यील्ड्स जिस रेंज में रहे हैं वो उसी रेंज में रहने चाहिए, खासकर क्योंकि इक्विटी एसेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है या उनका जो हिस्सा है वो बढ़ा है पिछले करीब 1-1.25 साल में, और जैसे जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा यील्ड्स यहाँ पे स्टेबल रहनी चाहिए। कविता, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे देखिए तो बिल्कुल दिख रहा है कि हाँ भाई कोई बात नहीं है, 7-8 पॉइंट का गेन है, इनफैक्ट हम और फर्दर स्लिप तो नहीं कर रहे, 15,200 से रिबाउंड कर गए। सेम बैंक निफ्टी, ठीक है 150 पॉइंट 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स को जरा लेके आइए इंट्राडे तो आपको समझ में आएगा कि क्या ब्लड बात हो रही है वहां पे। 3.5% स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप भी 3-4% नीचे है। आपके दीपक नाइट्रेट, टाटा केम, लॉरस, ये जो एकदम ट्रेडर फेवरेट टाइप के स्टॉक्स हैं 5-5, 10-10% नीचे। आपकी नजर है इन तीनों चार्ट में से किसी एक पे? हाँ जय जी, जैसे कि आपने बताया, तो जैसे मैंने मॉर्निंग मतलब शो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम देखें तो अगर हम मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की बात करें तो मोस्टली जो 4 सेक्टर है, जो कि मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी हुआ, तो इन सब में एक्चुअली सबसे वीक पोजीशन पे अभी हमारा मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है कंपैरेटिवली। बैंक निफ्टी जो है हमारा कंपैरेटिवली पॉजिटिव है, मतलब इनके कंपैरिजन में, एंड निफ्टी ऑल्सो। सो आप सही कह रहे हैं, लाइक मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में तो काफी मुझे नेगेटिव अभी भी दिख रहा है कि वो टूट सकता है। उसमें अगर हम सेक्टर वाइज बात करेंगे तो जैसे नॉर्मली आईटी सेक्टर वगैरह वो प्रॉपर है, क्योंकि रुपीस की वैल्यू वीक हुई है तो आईटी सेक्टर में मुझे लगता है वो उतना नहीं फॉलो होगा। बट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में मुझे अभी भी वो बहुत अच्छे शेप में नहीं दिख रहे हैं कंपेयर टू हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। और जो एफएनओ का डेटा भी है वो भी मुझे एक्सट्रीमली बियरिश लग रहा है इस पॉइंट पे। तो फाइनेंशियल सर्विसेज तो खैर अच्छे शेप में है, मैं बोलूंगी आईटी सर्विस भी अच्छे शेप में काफी तक है, फार्मा भी, क्योंकि बट टॉकिंग अबाउट मिड कैप एंड स्मॉल कैप, या ऑब्वियसली आई वुड से लाइक ये स्टिल अभी भी वीक है, बहुत वीक है अभी। कैपिचुलेशन के हैं क्या, ये अभी कह नहीं सकते, जैसे कविता कह रही है और गिर सकता है। आपने तो बड़ी तेजी मंदी देखी है, जिस हिसाब से आज मिड कैप स्मॉल कैप को धो रहे, कमोडिटी तो गिरना चालू हो ही गया, ये अर्ली साइंस दिख रहा है क्या कैपिचुलेशन का, या नहीं कह सकते अभी? बॉटम फॉर्मेशन तो पेनफुली होता है, राइट श्रीकांत? बिल्कुल, इनफैक्ट जो बॉटम फॉर्मेशन पे बॉटम या तो पकड़ लेते हैं कि जब एक मार्केट ट्रेंडिंग सेल ऑफ में आ जाता है तो जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उससे हमेशा ही बोलते हैं ना वो ज्यादा मिलता है, यानी अगर कुछ बैड न्यूज अगर है तो वो बैड न्यूज और बन के आती है। हमने 50 बेसिस सोचा नहीं था लेकिन 75 बेसिस आ गया है, और क्रूड जो 90-100 के करीब हम लोग सोच रहे थे वो 120-125 के करीब आ चुका है। और इसके अलावा अगर आप यूएस मार्केट्स में अगर आप देखें तो उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को काफी वेरी शॉर्ट टर्म में ब्रेक कर दिया है। तो ये जो एक ओवरऑल फॉर्मेशन बना है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे और भी लिक्विडेशंस हमें देखने मिलेंगे, और शायद जो 15,600 या 700 के करीब जो निफ्टी ने वक्त गुजारा था इतना बड़ा, उसके नीचे जाने के बाद इसमें अभी जो एक बोलते हैं ना कि पेशेंस जो है वो अभी ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे पोजीशंस कटने की शुरुआत हो चुकी है। तो अब तक जिन लोगों ने पोजीशंस पकड़ के रखी थी मार्च से लेकर अभी तक,
अभी उनमें सेल ऑफ आ रहा है। और जब मिड कैप स्टॉक्स गिरते हैं तब रियल में अगर आप देखें तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वहां पे वो अपने पोर्टफोलियो को रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि रिटेलर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो मिड कैप कंपनीज में होता है, स्मॉल कैप कंपनीज में होता है, और वो उन्हीं स्टॉक्स के साथ या तो इन्वेस्ट करते हैं या तो उन्हें होल्ड करके रखते हैं। तो यस, हमें लगता है कि ये काफी पेनफुल रहेगा, और अगर मार्केट अगर 16,000 के लेवल्स को अगर क्रॉस नहीं कर सका तो हमें लगता है फिर आने वाले दिनों में ये सब स्टॉक्स में हमें और भी लिक्विडेशंस देखने मिलेंगे। तो पेन और देखने को मिल सकता है, लिक्विडेशन और देखने को मिल सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन एक स्पेस है श्रीकांत, आप देखें तो कैपिटल गुड स्पेस, वहां आपको लगातार अच्छे मूव्स दिख रहे हैं। एक बार एआईए इंजीनियरिंग, इसके स्पेस स्टॉक को भी देखें, इनफैक्ट कई सारे स्टॉक है, आप एचएएल देख लें, एआईए इंजीनियरिंग देख लें, इस स्पेस के स्टॉक कई सारे, और कैपिटल गुड्स के बड़े प्लेयर्स लाइक थर्मैक्स और सीमेंट्स, इनको भी हम एबीबी, इनको भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन आज तो खैर एचएएल में आपको 10% का एक प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि ये पीछे के दिनों में इतना चला है और अब शायद यहां से ये टॉप आउट हो रहा है। लेकिन एआईए इंजीनियरिंग, उसके स्टॉक को भी लेकर आते हैं, उसमें भी हमने पीछे देखा है कि अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, लेकिन इस बाजार में भी वो वीक नहीं हो रहा है। इस फेस में आपकी कौन सी प्रेफर्ड पिक होगी? देखिए, हमें लगता है कि कोई भी सेक्टर आप लीजिए, सभी सेक्टर में एक अनसर्टेनिटी बनी है, और जो भी सेक्टर, इनफैक्ट जो भी स्टॉक मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर जा रहा है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या तो उसमें लिक्विडेशन आ रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखा जाए तो फ्राइडे के फॉर्मेशन के बाद आज बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये स्टॉक इतनी जोर से पिटेगा और 1715 यानी कि तकरीबन 10% गिर जाएगा, लेकिन स्टॉक गिरा है। तो इनफैक्ट अगर स्पेसिफिक न्यूज फ्लो को देखें और मार्केट के कंडीशन को देखें तो एक बात काफी क्लियर है कि अगर थोड़ी सी भी अगर डिसअपॉइंटमेंट अगर आती है तो उसमें पनिशमेंट हमें देखने मिलता है। और इसी वजह से लगता है कि हर एक सेक्टर में हमें लगता है कि सेक्टर स्पेसिफिक व्यू ना रखे, एक स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखे। और जब मार्केट में काफी सारी अनसर्टेनिटी होती है, जब विक्स बढ़ने लगता है, तो हमें लगता है कि जो फोकस होना चाहिए इन्वेस्टर्स का या और किसी भी ट्रेडर का, हमें लगता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वहां पे डाउनसाइड डेफिनेटली प्रोटेक्टेड रहेगी। और अगर मार्केट में अगर अपसाइड अगर आनी है, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग अगर आना है, मार्केट में अगर रिबाउंड अगर आना है, या तो अगर एफआई को अगर वापस अगर बाइंग शुरुआत करनी है, तो वो लार्ज कैप में ही आएंगे। तो हमें लगता है कि यहाँ से आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में जितने भी हमारे ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, उनका फोकस ओनली एंड ओनली ऑन लार्ज कैप होना चाहिए। ऑफ कोर्स, जब आप बाउंस बैक करेंगे तो पहले इंडेक्स चलेगा, तो इंडेक्स के साथ साथ आपको लार्ज कैप स्पेस भी चलेगा। हमारे साथ संजीव भसीन जी भी हैं जो बुलिश व्यू रखते हैं अपना। आज सुबह उन्होंने हमें 3 कॉल्स भी की, उस पर भी बात करते हैं। पहले बस संजीव जी का स्वागत करते हैं। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। आज बाजार पर जो हम व्यू देख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट थे मॉर्निंग में कि हम कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक कर देंगे और 300 पॉइंट तक की रैली आज ही देख पाएंगे, लेकिन बाजार को क्या चिंताएं हैं? और बहुत ही कोइंसिडेंस है कि आपने जो स्टॉक सिलेक्शन किए लाइक बंधन बैंक या फिर आप मेटल को लेकर बुलिश है, वो फिलहाल इस वक्त परफॉर्म कर नहीं रहे। क्या यहाँ पर एडवाइस देंगे आप व्यूअर्स को इन स्टॉक्स पे? प्रियंका जी, ये पूरी कैपिचुलेशन है, किसी के पोर्टफोलियो आज टूटे हैं, कोई जरूरत नहीं थी। और क्रूड इज डाउन $10, yields आर राइजिंग, नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन विल बी द हाईएस्ट फॉर बैंक्स। तो ये किसी का पोर्टफोलियो या किसी की कोलैटरल रिस्क पे पोजीशन घटी है। 300 पॉइंट आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, 1500 जरूर जाएगा। मार्केट्स ग्लोबली आर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, दे आर वेरी लाइट। You will see this in retrospect. You can even see a 1,000-point rally before you see any meaningful fall. The capitulation is full. कोई भी अब यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है वो कवरिंग के लिए आएगा। जितने हैं आप देख रहे हो, कॉल ही शॉर्ट की आ रही है। Hindalco from 3010 is up to 320. So is Vedanta up from 222 to 228. Metals will start to bounce back. China trade is back. Russia is sending a delegation here for banks to engage in cross-border business. So, read the fine print. The capitulation is an opportunity to buy. Now, 2 picks for you. If you want, I can give those. जी बिल्कुल संजीव जी, शेयर करें। Mahindra & Mahindra, the biggest beneficiary of the new models, the SUV, the tractor sales, unbelievable. अभी 1100 रुपए था, आपको 970, 75, 80 में मिल रहा है। 958 का स्टॉप लॉस, 1025, 1030 का टारगेट। दूसरा बैंक निफ्टी लीजिए, आज 32,500 से 525, 32,050 का स्टॉप लॉस, कल 33,300 आपको मिलेगा बैंक निफ्टी पे।
ऑलराइट, तो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस संजीव जी के हमारे टीवी स्क्रीन पर है। उम्मीद करते हैं आप उसे नोट डाउन कर रहे हैं, टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ आपको बता रहे हैं। और संजीव जी गुड आफ्टरनून। सीमेंट केपेक्स की जो कहानी है तो आगे ही बढ़ती जा रही है। अल्ट्राटेक के बाद श्री सीमेंट ने भी केपेक्स प्लान्स अनाउंस किए हैं। क्या लगता है इतनी सारी कंपनियां एक साथ अगर सीमेंट की केपेक्स प्लान्स अनाउंस करेगी, डिमांड सप्लाई के कंसर्न्स नहीं बिल्टअप होंगे? मानसी जी, मोनोपोली है उनके पास। आपने कभी सोचा था कि 2-2, 3-3, 6-6 महीने लगते हैं एक डील होने में? 82,000 करोड़ की डील एक दिन में हो गई जो अल्ट्राटेक ने, जो नाउ द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स वांट टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन। आई थिंक इट्स अ बुलिश साइन। दे आर सीइंग एक्सेस डिमांड and they are saying that their supply will meet out. It's a very bullish sign. Shree Cement and Ultratech should be bought on all declines. बिल्कुल संजीव जी, क्विकली LIC पर भी आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर भी ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। आज सुबह ही JP Morgan ने इनिशिएट किया है कवरेज LIC पर। क्या लगता है पोर्टफोलियो में रखने जैसा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस LIC पर आपका नजरिया दीजिए? नहीं, LIC विल ओनली परफॉर्म अगर इंडेक्स 17,000, 16, 16,500, 17,000 जाएगा। अगर वहां जाएगा तो LIC भी 900 रुपये हो जाएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आज समय देने के लिए और ये सारी कॉल्स हमसे डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ M&M पर अपना भरोसा जताया। M&M एक अच्छा स्टॉक है डेफिनेटली। हम जिस तरह की परफॉर्मेंस देख भी रहे हैं ऑटो स्पेक्स और ये कैपेक्स की बात आज से नहीं, हम पिछले कई हफ्तों से अपने चैनल के थ्रू कह रहे हैं। M&M में आपको ये रिट्रिएट कर रहे थे संजीव वसीम की यहाँ पर बाइंग अगर जिन्होंने मिस किया वो दोबारा खरीदें, क्योंकि फिर से आपको नीचे के लेवल 1000 के नीचे के लेवल दिख रहे हैं। और ये एक स्पेस, ये ऑटो स्पेस और ऑटो स्पेस में M&M काफी वेल पोजिशन लग रहा है, जिसके चलते आप ये स्टॉक ले सकते हैं। इनफैक्ट अशोक लेलैंड को एक बार डिस्कस करते हैं। राजेश, कमोडिटी यूजर देख रहे हैं आप, क्लियरली बड़े अपेरेंट ट्रेड दिखा अशोक लेलैंड में भी, लेकिन और अब भी चल रहा है। कहां तक की मूव हो सकती है? क्या अब भी कोई एंट्री पॉइंट ढूंढना जा सकता है इसमें? प्रियंका जी देखिए, स्टॉक में जो है करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर डेली चार्ट पे एनालाइज करें तो स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्ट्रक्चर बने, जब तक ये स्टॉक 126, 128 के ऊपर सस्टेन रहेगा, हमें लगता है कि इसमें एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। स्टॉक के अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ तो बनी हुई है नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से। तो 126 से 127 ये एक लेवल है जहाँ पे स्टॉप लॉस रख के बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। इस वॉलेटाइल मार्केट में अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 130 तो ये छोटा स्टॉप लॉस रखे और बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द कॉन्ट्री हायर साइड में जैसे स्टॉक में 136 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हमें लगता है यहाँ पे मूव हायर साइड पे वो एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 142, 144 इसके हायर साइड के रेजिस्टेंस है, वहां तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें लगता है कि स्टॉक में काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज ब्रेकआउट ऑलरेडी इसमें होते हुए दिखा था और अभी एक प्राइस करेक्शन जरूर देखने को मिला, बट रिलेटिवली अगर मार्केट में कंपेयर करें तो ये स्टॉक में अभी भी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू है। और हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होंगे तो ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है 126 के स्टॉप लॉस से 144 टारगेट के लिए। ओके, तो क्लियरली ये राय आपको मिलती हुई यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनती हुई। अशोक लेलैंड 132 के लेवल्स पे 1% की तेजी है। श्रीकांत जी, फाइन ऑर्गेनिक्स पर एक बार अपना नजरिया बताएं, क्योंकि स्टॉक ने बेहद अच्छा परफॉर्मेंस पिछले दिनों में दिखाया है। अगर पिछले एक महीने के ट्रेंड को भी देखेंगे, स्टॉक में अच्छी तेजी के बीच कामकाज 6 महीने में करीब 25% के अपमूव्स दिखा चुका है। आज गिरावट देख रहा है ये स्टॉक। क्या गिरावट में जिनकी एग्जिस्टिंग पोजिशन है कोई एक्यूमुलेट करने का या फिर एवरेज आउट करने की राय, पार्ट प्रॉफिट जब तेजी आएगी क्या आप बुक करने की राय आप देंगे, या फिर फाइन ऑर्गेनिक्स में अगर पोजीशन से उसे इंटैक्ट ही रखना है? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक सेल ऑफ बना है और स्टॉक ने इनफैक्ट एक 6000 के एक क्रूशियल लेवल को रीच करने के बाद एक लोअर टॉप फॉर्मेशन बनाया है। फॉर्मेशन देखते हुए हमें लगता है कि शायद इसमें जो सेल ऑफ है वो 4000 के करीब आके सेटल होते हुए नजर आएगा और करंट लेवल से भी हमें लगता है कि 500 से 400 रुपए की गुंजाइश है कि ये स्टॉक गिर सकता है। हमें लगता है अगर कोई भी रिबाउंड अगर आता है, स्टॉक वापस 4700 के करीब अगर आता है तो पोजीशंस को कम करे या तो करंट लेवल से भी कम करें, और 4000 के करीब अगर आता है तो उस लेवल के आसपास हम कुछ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन करंट लेवल से हमें लगता है कि जितने भी ऑर्गेनिक, केमिकल्स, कमोडिटीज से रिलेटेड स्टॉक्स है उन सभी में एक तो या तो बायर्स नहीं है या तो उसमें एक जो लिक्विडेशन है पोजीशंस की वो बनती जा रही है, और इसी वजह से हमें लगता है कि इन स्टॉक से दूर रहे। हमें लगता है अगर फोकस करना है तो आप ऑटो पे कीजिए,
कीजिए, एफएमसीजी पे कीजिए, या तो एक आईटी जो एक अच्छा डिफेंसिव सेक्टर उभर के आ सकता है आने वाले दिनों में, इन सेक्टर्स पे फोकस कीजिए। और जो केमिकल, ऑर्गेनिक या कमोडिटी से रिलेटेड है, वहां पे हमें लगता है कि वेरी लॉन्ग टर्म अगर व्यू हो तो बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन विद ए नियर टर्म व्यू, कम से कम 2 से 3 महीने का भी अगर व्यू हो तो हमें लगता है कि कोई भी पोजीशंस लेने से थोड़ा हमें लगता है कि इंतजार करना जरूरी है। तो एफएमसीजी, आईटी जैसे स्पेस हैं जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी रडार पर हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का भी नजरिया यहाँ पर ही काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। हमारे साथ नरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईडी नाउ स्वदेश पर, इंडेक्स पर और मार्केट्स पर। तो आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे ही, लेकिन यहाँ पर आज सुबह जो आपने कॉल्स दी थी वो सही साबित होती हुई दिख रही है। HDFC बैंक, TCS में आपने खरीदारी की राय दी थी और यहाँ पर दोनों ही स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए, वहां पर अगर आप कोई टारगेट रिविजन करना चाहें या फिर उन स्टॉक्स को रिविजिट कर अपना नजरिया हमें बताना चाहें, साथ ही स्टॉक का कॉल्स नए क्या हैं वो भी बताएं, बाजार पर आपका आउटलुक। बाजार में आज जो दिखाई दे रहा है कि निफ्टी ने होल्ड किया 15,180 लेवल्स को, बैंक निफ्टी ने भी होल्ड किया, बट ब्रॉडर मार्केट में देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 3.5% डाउन थे, BSE और निफ्टी स्मॉल कैप, और ये इंडिकेट करता है थोड़ा कैपिटुलेशन दिखाई दे रहा है बाजार में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ने भी आज करेक्ट नहीं किया है। ऑल्दो आज यूएस मार्केट्स बंद है, बट यूरोपियन मार्केट्स ने भी नहीं करेक्ट किया, ना ही एशियन मार्केट्स ने। ये पहला इंडिकेशन है कि एक कैपिटुलेशन हो रहा है लोकली, और अब देखना है कि ग्लोबली रिवर्सल आता है या नहीं। ग्लोबली भी अगर रिवर्सल आता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव होगा। 15,400 एक फर्स्ट प्राइस पॉइंट है जो हाई था फ्राइडे का निफ्टी पर, वो देखना है। और सिमिलरली अगर हम देखें तो आज का जो हाई है BSE स्मॉल कैप इंडेक्स, उसमें देखना है कि वहां पे अगर वो क्रॉस होता है तो एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल कंफर्मेशन हो जाएगा। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि इंडेक्स ने भी अच्छे से किया हुआ। जो स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स रहेंगे, मेंटेन रहेगा HDFC बैंक, जो मॉर्निंग डिप में भी नहीं गिरा था, तो फर्स्ट इंडिकेशन है कि वो लीडरशिप स्टेटस ले रहा है फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 1280, टारगेट 1400। दूसरा रहेगा विप्रो, जिसने एक 45% करेक्शन देखा है, टॉप से 730 से 400 रुपए आ गया, और 400 रुपए का एक भाव था जो मेजर सपोर्ट है 380-400 पे, जहां से इसमें तेजी शुरू हुई थी। तो यहाँ पे एक बाउंस बैक टारगेट है 450 का, स्टॉप लॉस 395। इंटरेस्टिंग। तो HDFC बैंक ये आपने दिया, ये चला, मॉर्निंग में आपने TCS दिया, अब आपको विप्रो भी यहाँ पे बाय लग रहा है। तो यानी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स एक एक करके आ रहे हैं, और आज रेजिलियंस थोड़ी बहुत TCS ने दिखाई भी है, इन्फी हालांकि बेटर चला है। नरेश, क्या पूरा टेक्नोलॉजी पैक आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि आप 2 कॉल सेम डे में दे रहे हैं, तो क्या पूरे पैक पे भी थोड़ा व्यू चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी पैक पे? तो पूरा टेक्नोलॉजी पैक जो है लार्ज कैप पैक है, जिसमें 30% करेक्शन टॉप से हो गया है, और सबसे पहले फ्राइडे को एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल फॉर्मेशंस वहां पे दिखाई देती है, और आज भी जब करेक्शन आया इंट्राडे तब उसमें फॉल नहीं है, तो वो एक इंडिकेशन है। तो रीसेंट लो के स्टॉप लॉस से एक बाउंस बैक तो बनता है कि इतना फॉल हुआ है उसके बाद। ये बाउंस बैक ट्रेड है, जहां पे यहाँ से 5 से 10-12% ट्रेड हो सकता, टारगेट आ सकता है। विप्रो 30% करेक्ट होने के बाद 5 से 10% तक के बाउंस बैक, टेक्निकल बाउंस बैक को अभी इस पर फोकस करते हुए नरेश ये कॉल दे रहे हैं। शुक्रिया नरेश इस जानकारी के लिए। चलिए, अगर इन्हीं फंडामेंटल्स पर, इन्हीं रीजंस को, इन्हीं रैशनल को माने तो यहाँ तो मेटल पैक 30% से ज्यादा, कहीं एल्यूमिनियम या फिर मेटल काउंटर लाइक हिंदाल्को इन एल्यूमिनियम एंड टाटा स्टील इन टाटा इन स्टील पैक, यहाँ पर भी इतनी बड़ी करेक्शन हो चुकी है, यहाँ पर कोई टेक्निकल बाउंस बैक क्यों नहीं दिख पा रहा है? कविता, आपका क्या व्यू होगा मेटल्स पे? मेटल्स की अगर हम बात करें तो मुझे कंपैरेटिवली लाइक मेटल्स अभी मतलब स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। मतलब मुझे ये नहीं लग रहा कि मेटल्स में हमें बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को मिलेगा। मतलब इन कमिंग डेज मुझे मेटल सेक्टर क्वाइट स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो हमें यहाँ पर से बाउंस बैक मिल सकता है। तो वंस लाइक निफ्टी में भी अगर हमें 650 के ऊपर दिखता है 1560, तो मेटल्स में भी हमें एक अच्छा बाउंस दिख सकता है। तो मुझे कंपैरेटिवली मेटल सेक्टर वीक नहीं लग रहा है फिलहाल। ने कहा मेटल सेक आपको वीक नहीं लग रहा है, तो क्या रिकमेंडेशन होंगे आपके कोई यहाँ पर बाय करने की, बाउंस बैक को खेलने की? लाइक पर्टिकुलरली स्टॉक वाइज तो मैं अभी फिलहाल तो नहीं रिकमेंड करूंगी, बिकॉज जैसे कि मैंने फैक्टर बताया कि अनटिल एंड अनलेस ये डिपेंड करता है हमारे निफ्टी पे भी, तो निफ्टी भी जब तक अभी अपने 15,650 के लेवल से ऊपर नहीं जाता, तो आई वुड नॉट रिकमेंड गोइंग लॉन्ग इन मेटल्स एज वेल।
चलिए मेटल पैक हम यहाँ क्योंकि वीकनेस की बात कर रहे हैं, ग्लोबली प्राइसेस एक बड़ा रीजन है, सप्लाई डिमांड और सप्लाई की डिसरप्शन। इंडिया ने भी यहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट बैन लगाए, जिसके चलते हमने देखा कि जितने भी डोमेस्टिक स्टील काउंटर्स थे उनके प्राइसेस पर एक शार्प रिएक्शन आया। लेकिन इंडस्ट्री वेटरन्स क्या बात करते हैं। टाटा स्टील के एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्रन से अजय ने बात की थी और उनसे जानने की समझने की कोशिश की थी कि वो किस तरह से टाटा स्टील को देख रहे हैं। क्या ग्लोबली प्राइसेस को देखते हुए इंडियन स्टील मेकर्स इस वक्त किस पोजीशन पर है, कितनी फेवरेबल या क्या आउटलुक उन्हें दिखता है, बैलेंस शीट उनकी किस तरह की, ये सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। आप जो सवाल पूछा है आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप देखिए तो ग्लोबली देयर इज अ फीलिंग दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोइंग डाउन, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है उसका भी असर हम लोग देख रहे हैं ऑन प्राइसेस एंड थिंग्स लाइक दैट। And in India also interest rates have gone up. तो ये सही है कि there is a little bit of concern on the economic outlook. पर दूसरा बात ये है कि countries like India, particularly India, is actually doing quite okay in terms of the outlook for India is positive. Globally, people think India is a strong country to back, क्योंकि domestic market will continue to be strong. So अभी in the last 2 months there have been some disruptions because of the duties on exports of steel. But overall, the India story is still quite strong. Infrastructure पर जो focus है India में, that's very good for steel consumption. And India is a good place to produce steel क्योंकि India में iron ore है. It's a competitive place to produce steel. And जैसे आपने बोला, most of the steel companies have repaired their balance sheets. They are much better equipped to deal with downturn, if any, than in the past. But I think at a fundamental level, the growth outlook for India continues to be strong. And Indian companies will continue to grow in India, and other companies will look at investing in India. Right. मिस्टर नंदन, एक आखिरी सवाल आपसे, वो ये है कि जो डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स चल रहे हैं ग्लोबली, उसके हिसाब से आपका वॉल्यूम आउटलुक इस समय कैसा है एज वी स्टैंड? क्योंकि प्राइसिंग आउटलुक तो मुश्किल है, एक कॉल लेना बहुत ज्यादा ऑलरेडी नीचे आ गया है, बट आप अगर शेयर करना चाहें दोनों फैक्टर्स पे आपकी सोच कैसी है जो डेटा ऑन द टेबल है उसको देखते हुए अभी? Sure. तो ग्लोबली आप देखिए तो ग्रोथ ऑफ स्टील कंजम्पशन आउटसाइड चाइना हैज बीन एज स्ट्रांग एज द ग्रोथ ऑफ स्टील कंजम्पशन इन चाइना। दूसरा बात यह है कि ग्लोबल ट्रेड ऑफ स्टील में आप देखिए तो मेन एक्सपोर्टर्स यूज्ड टू बी चाइना, रशिया, यूक्रेन। They are no longer as aggressive as they were in the past. Ukraine and Russia are not present as they were in the past. And China में भी मई महीने में एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, but overall they are not aggressively pushing exports. So overall, if I look at it, there's a better balance in the steel trade, and which is good for a steel industry long-term stability point. Short-term जो issues है, prices often it's a volatile market. ये डिपेंड करता है coal prices पे. Coal prices had gone to $675 when the Russia-Ukraine war had started. Now it is down to less than $400. So steel prices will also move up and down depending on coal prices. So that volatility is something we are used to living with. But overall, I think the steel consumption globally will be driven more by the infrastructure spend. In Europe, spent on defense. Also, the spend on transitioning from the current economy to a green economy. So I'm quite positive that this decade will be better for the steel industry than the last decade. ठीक है, तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे और ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने भी बोले कि इंडिया के लिए, इंडियन डोमेस्टिक कंपनियों के लिए आउटलुक पॉजिटिव ही है, फेवरेबल ही है, चाहे भले ही आपने ग्लोबली कितनी भी डिमांड सप्लाई कंसर्न्स देखे हो। लेकिन जिस तरह से पीक से नीचे गिरे हैं, श्रीकांत, व्हाट इज योर व्यू? आप क्या व्यू बना रहे हैं पूरे अगर मेटल स्पेस में? चले हिंडाल्को की जैसे पहले बात करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस नीचे आए, निकेल वेदांता के लिए जब टॉप से लगभग 70 से ज्यादा % के नीचे अब फॉल आ चुका है टॉप से, तो आपको लगता है यहाँ पर एक बाउंस बैक का चांस बनता है? वेदांता, हिंडाल्को, इन काउंटर्स पर क्या व्यू रहेगा आपका? बिल्कुल, तो देखिए अब मेटल स्टॉक्स में हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा है और ये बड़े सेल ऑफ और लगातार गिरने के बाद एक डेड कैट बाउंस बनता है। काफी सारे स्टॉक जैसे कि टाटा स्टील लीजिए या हिंडाल्को या जिंदल स्टील एंड पावर सभी अपने काफी क्रूशियल लेवल्स के करीब आ चुके थे और वहां पे एक रिबाउंड बना है, पर हमें लगता है कि एक डेड कैट बाउंस है, एक अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है, लेकिन ये एक बेयर मार्केट की जो रैली होती है उसी के बेसिस पे एक ट्रेंड बनेगा और अगर कोई भी रेजिस्टेंस हमें देखने मिलता है तो वहां पे हमें लगता है कि वापस रुकते हुए नजर आएगा। हमने पास्ट में कई बार देखा है कि क्रूड
के ट्रेंड के बेसिस पे कमोडिटी जो बाकी के कमोडिटीज होते हैं वो स्पैन आउट शेप आउट होते हैं या उसी के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हमें लगता है कि क्रूड जो है वो यहाँ से करेक्ट हो सकता है और अगर वो करेक्ट होना है तो कमोडिटीज में हमें नहीं लगता कि कोई बड़ा रिबाउंड देखने मिले। तो यहाँ से अगर कोई भी रिबाउंड अगर आता है, कोई अच्छा अगर मीनिंगफुल रिबाउंड अगर है तो उसमें पोजीशंस को कम करें और फोकस अगर करना है तो जो क्रूड गिरने के बाद जो बेनिफिशियरीज है जैसे कि एफएमसीजी है या ऑटो है या तो इवन सीमेंट कंपनीज है कि जो काफी बड़े बेनिफिशियरीज है, उनका इनपुट कॉस्ट काफी कम हो जाएगा। आई थिंक लगता है उन स्टॉक्स पे फोकस करना काफी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनफैक्ट कनेक्टिंग द डॉट्स मैं यही बात करने वाली थी कि यहाँ से सॉफ्ट कमोडिटीज की भी बात करें तो चलिए बेस मेटल और मेटल हुआ, लेकिन सॉफ्ट कमोडिटी लाइक जितने भी एडिबल ऑयल हैं, वीट, ये सब के प्राइसेस भी गिरे हैं। इनफैक्ट एफएमसीजी स्पेस को आज आप देखें ना तो वहाँ अच्छी खासी बाजार थोड़े डिफेंसिव मोड में भी और उनके ट्रिगर्स भी हैं। आप ये सारे कमोडिटीज सस्ती हुई हैं टॉप से। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन को लेकर जो एक बड़ी कोशिश ग्लोबली बाजार सेंट्रल बैंक इस वक्त कर रहे हैं, ग्लोबली इकोनॉमीज कर रही हैं, सेंट्रल बैंक कर रहे हैं। डिफेंसिव स्पेस में अगर हम एफएमसीजी स्पेस की बात करें तो लगभग 35% स्टॉक्स लाइक इमामी, गोदरेज सीपी, डाबर, ये सब तो चल भी रहे हैं। एचयूएल 23%। यहाँ पर आपकी टॉपिक क्या रहेगी कविता? एफएमसीजी में आप कह रहे हैं राइट? एफएमसीजी, यस, करेक्ट। ओके, तो एफएमसीजी अगर मैं देखूं, मैं एक्चुअली एफएमसीजी तब तक राजेश से जान लेते हैं। इनफैक्ट आप एक बार इन चार्ट्स को स्टडी करिए कविता, आपके पास मैं आऊंगी। राजेश, आपका क्या व्यू रहेगा इस स्पेस पे? तो प्रियंका जी देखिए, आज क्लियरली देखें तो एफएमसीजी एक सेक्टर है जो एक लीडिंग साइड पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आज एक ग्रीन टिक दिखाते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है यहाँ पे गोदरेज सीपी को फोकस में रखना चाहिए और डाबर, ये दो स्टॉक हमें लगता है जिस तरीके से प्लेस्ड है दोनों स्टॉक में हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। गोदरेज सीपी में तो देखें तो एक बड़ी गिरावट के बाद आज डेली सेटअप के हिसाब से एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है और स्टॉक अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को अप्रोच करते हुए दिख रहा है। तो गोदरेज सीपी में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मोमेंटम अपसाइड में इसको 785 790 की तरफ लेके जा सकता है। 740 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे डाबर भी अट्रैक्टिव लग रहा है। डाबर में देखें सेटअप जो बना है उसमें स्टॉक में अगर वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक ने पिछले वीक में अगर हम देखें तो स्टॉक 485 490 के आसपास एक बेस बना के रिवर्सल देते हुए दिख रहा है। स्टॉक में आज का जो मूव है काफी इंटरेस्टिंग है। अब ये 20 डे मूव एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। अगर आज की क्लोजिंग 504 रुपए के ऊपर होती है तो हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए 515 520 की तरफ ये स्टॉक को लेके जा सकता है। तो ये स्टॉक भी हमें अट्रैक्टिव लग रहा है। 495 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। तीसरा स्टॉक अगर हम देखें डायरेक्टली एशियन पेंट को भी यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है। वो स्टॉक में भी काफी समय से स्टॉक एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम देखें 2600 के आसपास काफी अच्छा मल्टीपल टाइम स्टॉक ने बेस बना के वहां से बाउंस देते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 2600 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल पे ये स्टॉक ने मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट किया और वहां से पुल बैक बना है। तो हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा अपमूव यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 2610 का स्टॉप लॉस रखेंगे। अपसाइड में 2740 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो एक डिफेंसिव बेट जरूर मार्केट लेते हुए दिख रहा है क्योंकि ये सेक्टर में एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका था और कहीं ना कहीं हमें लगता है लो बीटा स्टॉक्स होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टर और ट्रेडर्स का यहाँ पे रुझान देखने को मिल रहा है बाइंग साइड में। तो ये तीनों स्टॉक्स पे फोकस किया जा सकता है। कविता, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? मुझे लगता है कि जैसे कि डाबर, तो मुझे लग रहा है कि डाबर 501 504 के लेवल्स के अगर ऊपर जाता है तो डाबर और भी जा सकता है। उसका RSI भी 75 के ऊपर है। अपार्ट फ्रॉम दैट ITC भी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि इस फॉलिंग मार्केट इतने वीकनेस के बाद भी ITC का अगर हम देखें तो ITC गिरा नहीं है। तो एक ITC भी मैं ऐड करना चाहूंगी इस पे। ITC तो कह रहे एक अच्छा स्टॉक है। FI की ओनरशिप इसमें कम है और इस वक्त वो थीम भी चल रही है जहां पर FI की ओनरशिप कम है, उन स्टॉक्स को गिरने का कम डर है और इस वजह से आप देखें तो ITC चल भी रहा है। और सेकेंडली जिस तरह से इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इन्फ्लेशन प्रूफ कुछ स्टॉक्स या फिर जिनके पास प्राइसिंग पार होगी वो कुछ स्टॉक्स जो चल रहे हैं इस वक्त उस थीम से जुड़ा हुआ ITC भी एक और काउंटर समझ आता है। इस बीच अब बाजार पर जब 6-7 मिनट रह गए हो तो क्या यहाँ पर व्यू कैरी करने का होना चाहिए? राजेश, वेरी क्विकली स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपका कोई क्लोजिंग कमेंट्स, क्लोजिंग ट्रेड, BTST, STBT, क्या सलाह रहेगी?
प्रियंका जी देखिए, मुझे लगता है निफ्टी में तो 15,400 एक रेजिस्टेंस जैसा रहेगा, तो निफ्टी में मैं ट्रेड यहाँ पे कैरी करना नहीं चाहूंगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि जैसा हमने डिवीज लैब शेयर किया था, वो स्टॉक को कैरी किया जा सकता है। काफी अच्छा मूव बनते हुए भी दिख रहा है, डे हाई के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो डिवीज लैब हम यहाँ पे कैरी करेंगे। और दूसरा स्टॉक यहाँ पे मुझे लगता है पीडीलाइट को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। काफी अच्छा मूव बनते हुए दिख रहा है, ऑलमोस्ट 5% के गेन ड्यूरिंग द डे देखने को मिले। जैसा हमने इसी सेगमेंट में एशियन पेंट पे बात करी, पीडीलाइट भी मुझे लगता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है। इसमें हमें लगता है टारगेट आना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे 2150 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे हम 2095 का। कविता, मैं आपके पास भी आऊंगी, आप भी अपना बीटीएसटी या फिर क्लोजिंग ट्रेड रेडी रख सकती हैं। तब तक श्रीकांत, आपके कमेंट्स क्या होंगे, फिनिशिंग क्लोजिंग कमेंट्स? बिल्कुल, निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी ने काफी अच्छा रिवर्सल किया है और इनफैक्ट 2 बार निफ्टी ने 15,180 के लेवल्स को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार निफ्टी की जो रिवर्सल एक्टिविटी है वो काफी स्ट्रांग कही जाएगी। हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में जो एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद वो 1-2 दिन में हमें देखने मिलेगा और करंट लेवल से पोजीशंस लॉन्ग निफ्टी पे लेके जाने की रहेगी। अगर इस लेवल पे अगर हम पोजीशन को अगर लॉन्ग लेते हैं तो हमें स्टॉप लॉस 15,180 का रखना पड़ेगा, लेकिन हमें लगता है कि टारगेट्स में ये वापस 15,600 या 700 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। और इसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि एफएमसीजी साइड से जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज है, जैसे कि जुबिलेंट फूड है जो तकरीबन 490 के करीब ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि इसे एक लॉन्ग पोजीशंस के बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है और बीटीएसटी के बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट्स रहेंगे 530, 540 के, 490, 95 के करीब ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 475 रुपए का। और साथ ही साथ हमें लगता है कि कुछ एक अगर सॉफ्ट कमोडिटीज यानी कि सीमेंट के ऊपर अगर फोकस रखना है तो हमें लगता है कि वहाँ पे जेके लक्ष्मी पे फोकस करें जो करंटली ट्रेड कर रहा है 410 के करीब। यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा खासा डबल बॉटम या हायर बॉटम जैसा फॉर्मेशन किया है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स है इसमें और ये स्टॉक कब वापस एक बार 430 से 435 के लेवल्स दिखा सकता है। तो जेके लक्ष्मी को लॉन्ग करें, लेकिन स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 395 का। यानी अब यहाँ से कुछ काउंटर ट्रेड आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स पे स्ट्रेंथ हमारे 2 एक्सपोर्ट्स को दिखी, राजेश ने भी यहाँ से बाय कॉल और इंडेक्स पे भी बुलिश व्यू दिया है और इस बार श्रीकांत को तो 15,600 तक का लेवल दिखता है और बीटीएसटी के ट्रेड से राजेश पिडिलाइट इंडस्ट्री और जुबिलेंट फूड दे रहे हैं, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जुबिलेंट फूड आपको श्रीकांत चौहान दे रहे हैं। कविता, आपके क्या है क्लोजिंग कमेंट्स और आप क्या व्यू ले रही हैं? कैरी फॉरवर्ड करना होगा तो आप बीटीएसटी ट्रेड को लेंगी? तो जैसे कि मेरा व्यू तो अभी भी, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अभी भी जो लेवल्स मैंने दिए थे, लाइक निफ्टी भी 15,400 के लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाई है, सेम विद बैंक निफ्टी 32,800 के लेवल्स को वो क्रॉस नहीं कर पाई है। तो स्टिल मेरा व्यू अभी भी उसमें नेगेटिव है और मैं अभी भी हर सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी का यूज करूंगी। बट पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं तो एचडीएफसी बैंक ने आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो एचडीएफसी ट्विंस की अगर बात करें, एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड, तो इसमें मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है विद 1300 का स्टॉप लॉस के साथ एचडीएफसी बैंक एंड सेम विद एचडीएफसी। तो एचडीएफसी का मेरा लाइक स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 2116 का। सही कह रही है। इनफैक्ट एचडीएफसी ट्विंस ही हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। पुलर्स में सबसे आगे एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स यहाँ नजर आ रहे हैं। चलिए, बाजार बंद होने को है उससे ठीक पहले अगर देखें आज कौन से स्टॉक्स रहे हैं जो कि फोकस में थे। आईटीआई लिमिटेड से शुरुआत करेंगे क्योंकि हाईएस्ट सिंगल डे गेन्स इसने 2022 मई के बाद यहाँ पर दिखाए हैं। तो क्लियरली अच्छी तेजी के बीच आईटीआई लिमिटेड में तेजी देखने को मिली। इसके ठीक पीछे कैम्स भी, कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की और मैनेजमेंट ने अपने कारोबार को लेकर काफी कन्विक्शन दिखाया। उनको अब फिलहाल जो क्लाइंट पोर्टफोलियो है उसको देखकर भी काफी हद तक भरोसा है, जिसका एक इम्पैक्ट है। फंडामेंटली चार्ट्स काफी अच्छे और राजेश जी से भी हमने बातचीत की, उनका भी यही कहना था कि इसे अपने पोर्टफोलियो में आप एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की तरफ से रख सकते हैं। इसके अलावा एफएमसीजी प्ले की अगर बात करें, जो कमोडिटी प्राइसेस में डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसका एक इम्पैक्ट एफएमसीजी स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिखा। इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा क्योंकि HUL, पिडिलाइट, गोदरेज कंज्यूमर्स जैसे स्टॉक्स सूची में रहे जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज नजर आया। बढ़त के साथ यहां पर ट्रेड्स नजर आए। हरे निशान पर एफएमसीजी स्पेस था जो कि आज बाजार को संभालने का काम दिन भर करता रहा। लेकिन इसी के विपरीत क्रूड में जो करेक्शन देखने को मिला है
एक बड़ा बॉयल देखने के बाद क्रूड में करेक्शन फेज नजर आ रहा है। $112 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड में जो ट्रेड्स नजर आ रहे हैं उसका इंपैक्ट कई सारे सेक्टर्स पर पड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ONGC, ऑयल इंडिया, MRPL जैसे स्टॉक्स देखें वहां पर हमने कंसर्न्स के साथ वहां कामकाज देखने को मिला। इनफैक्ट बिकवाली का दबाव करीब 5% के गिरावट के साथ ONGC के स्टॉक में भी कारोबार खत्म होने पर भी ट्रेड। गेल में करीब 5.25% की गिरावट, वहीं MRPL के स्टॉक में भी। रिफाइनिंग स्टॉक्स के थीम को सही समय पर हमने आपके सामने भी रखा था और वहां से एग्जिट कब करना है वो भी सही समय पर हमने आपको बताया था, क्योंकि देखिए क्रूड का इंपैक्ट है। $1 प्रति बैरल जब क्रूड में बढ़त होती है तो रिफाइनिंग स्टॉक्स के EPS में 30 to 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी यहाँ पर नजर आती है और वही इंपैक्ट है 30 to 40% के अपमूव्स रिफाइनिंग स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। अब क्रूड में गिरावट है तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है जो कि रिफाइनिंग स्टॉक्स में नजर आ रहा है। पुलर्स HDFC बैंक, इन्फोसिस, HUL, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स रहे जो कि दिन भर बाजार को अच्छी तेजी प्रदान करते रहे। HDFC और HDFC लिमिटेड में तो अच्छी बढ़त के साथ अभी भी कविता भी अपनी राय यहाँ पर दे रही थी। एक्सपर्ट्स के भी रडार पर ये स्टॉक्स लगातार नजर आए। आज सुबह नरेश भी इस पर अपना पॉजिटिव नजरिया हमें बता रहे थे। गिरावट हैवी वेट में रिलायंस आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो वहां पर कमजोरी देखने को मिली। टाटा स्टील, SBI, ONGC जैसे काउंटर्स रहे जो कि बिकवाली देखते रहे। फार्मा, डायग्नोस्टिक, हेल्थ केयर फोकस में है, फोकस में रहेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि कोविड केसेस को लेकर जो अपसर्ज के सेंटिमेंट्स है उसका एक इंपैक्ट इन तमाम सेक्टर्स पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, IT और फार्मा पर नजर रखनी होगी क्योंकि वहां पर दिन भर आज अच्छे ट्रेड्स नजर आए। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 51,667 के लेवल्स पर हरे निशान पर करीब 300 अंकों की बढ़त पर सेंसेक्स क्लोजिंग दिखाते हुए 15,367 यानी 15,350 के पार। निफ्टी में हमने हरे निशान करीब 73 अंकों की बढ़त के साथ ही क्लोजिंग देखी है। और बैंक निफ्टी की चाल भी अगर आप देखेंगे वहां पर भी आज दिन भर एक्शन के साथ ट्रेड्स नजर आए और बैंक निफ्टी में क्लोजिंग जो है इनफैक्ट मोमेंटम के साथ तमाम इंडेक्स, तमाम पॉकेट्स में तेजी थी, लेकिन बैंक निफ्टी क्लोजिंग में फिलहाल अगर आप देखें बिकवाली का दबाव एक बार देख रहा था। निफ्टी 5350 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ, सेंसेक्स में भी हरे निशान के साथ तो क्लियरली 6 दिनों की बिकवाली के बाद अच्छे ट्रेड्स के साथ बाजार क्लोज होते हुए। हमारे तमाम टेक्निकल एनालिस्ट का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए और साथ ही फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।